नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आखिर बवाल क्यों मचा हुआ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से घबराहट क्यों हो रही है? घबराहट किसे हो रही है? हिंदुस्तान में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए अगर एक समान कानून लागू होता है तो इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज ओवैसी फिर बोले, अपने तरीके से बोले, अलग अलग तर्क दिए, लेकिन एक बात साफ थी कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है और बिल्कुल खिलाफ है। 4 दिन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाद में मुस्लिम बोर्ड भी कूदा था। बोर्ड ने यूसीसी को अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया और कहा कि यह मुसलमानों को मंजूर नहीं होगा। मुस्लिम बोर्ड ने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान विरोधी करार दे दिया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने यूसीसी लागू करने की पुरजोर वकालत की। हिमंता ने कहा कि कोई मुस्लिम लड़की नहीं चाहती उसका हस्बैंड 3-3 छोटी पत्नियां लेकर आ जाए। हिमंता ने जोर देकर कहा कि मुसलमान महिला और मां को किसी दिन जस्टिस मिलना होगा तो ट्रिपल तलाक कानून के बाद यूसीसी भी लाना ही होगा। देश के संविधान ने सबको अपने मजहब के हिसाब से जीने की आजादी दी है। आखिर यूसीसी लागू हो भी जाए तो कौन सी आजादी छिन जाएगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और किसकी आजादी छिन जाएगी, कैसे छिन जाएगी? यूसीसी लागू हो जाए तो इससे देश की एकता और भाईचारे पर कैसे खराब असर पड़ेगा? आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से ओवैसी डरते हैं या फिर डराते हैं? महत्वपूर्ण सवाल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से ओवैसी को दिक्कत क्या है? ओवैसी की मजबूरी क्या है? मुसलमानों पर टारगेट या सियासी एजेंडा सेट किया जा रहा है? मुकाबला में इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ओवैसी और हिमंत बिस्वा शर्मा का पूरा बयान सुनाते हैं। यूनिफॉर्म एंड कॉमन कोड में जमीन आसमान का फर्क है कि दयाबागा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा, बताओ हमारे को। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मुसलमानों को, सिख को, क्रिश्चियन को क्यों नहीं मिलता भाई? ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके कल्चर को प्रोटेक्शन करने का वादा किया कॉन्स्टिट्यूशन में, अब उसको निकाल देंगे? हाँ, और मेरा जो कल्चर है मुस्लिम, वो आर्टिकल 26 का प्रोटेक्शन है मेरे को। इकोनॉमी बढ़ गई, कोयला निकालने के लिए आपको पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल करना पड़ रहा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही, मगर आपको फिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हम इसके खिलाफ है और लॉ कमीशन खुद ये कह दिया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं। देखिए, यूसीसी में तो जितना मुसलमान लोगों को मिला, सब लोग चाहते यूसीसी हो। कोई मुसलमान लड़की नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड मेरा 3-3 छोटे वाइफ लेके आए, कोई नहीं चाहते। ये तो हमको पूछने का बात नहीं है, आप हर मुसलमान लेडीज को पूछिए, कोई नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड 3-3 शादी करे, कौन चाहेगा? तो ये यूसीसी मेरा समस्या नहीं है, ये मुसलमान माँ और महिलाओं का समस्या है। अगर समाज में मुसलमान महिला और माँ को कोई दिन जस्टिस मिलना होगा तो ये ट्रिपल तलाक कानून का बात यूसीसी भी होना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, मेरा पास तो यूसीसी है, मेरा बहन मेरा बेटी के लिए तो यूसीसी है। अगर मेरा बेटी के लिए यूसीसी का कब्ज है तो वो कब्ज मुसलमान का बेटी को भी होना चाहिए। अब होना तो बहुत कुछ चाहिए लेकिन होता नहीं है, और इस होने देने की वजह से ही इतना बवाल खड़ा हो गया है। अभी तो सिर्फ चर्चा भर शुरू हुई है। बहरहाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता संजू वर्मा जुड़ गई हैं। स्वागत है संजू जी आपका। शिवम त्यागी, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। शोएब जमई इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है शोएब जी आपका भी। और असीम वकार AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। असीम जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर इस खास चर्चा में। संजू जी, मैं आप इस चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। आप सरकार में हैं, ये यूसीसी क्या वाकई में कोई सियासी पैंतरेबाजी है जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, या फिर हिमंत बिस्वा शर्मा की अगर माने तो ये वक्त की जरूरत है? मीनाक्षी जी, हिमंत बिस्वा शर्मा की बात करें या फिर पुष्कर धामी की बात करें या फिर जयराम ठाकुर की बात करें, आपको तो जानकारी है ही कि कई भाजपा शासित राज्यों ने ये तय किया है कि अभी यूसीसी लागू होना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है।
ये कई साल पहले लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपको याद होगा कि अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ये कहा गया है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू एनफोर्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 44 लागू करना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जवाबदेही और जिम्मेदारी है। यह भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर ने दशकों पहले कहा था। ये अलग बात है कि क्योंकि आर्टिकल 44 को लीगल सैंक्टिटी नहीं मिली है, इसीलिए इसको आज तक लागू नहीं किया गया। जहां तक बात आती है असदुद्दीन ओवैसी की, मुझे उनकी बात पर कोई बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो खुद पढ़े लिखे हैं लंदन में, पर यहाँ कहेंगे कि जो उनके मुसलमान भाई बहनें हैं वो मदरसा में पढ़ें। ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो खुद अपने आप को एक सकारात्मक सोच के धरोहर का कर्ता धर्ता मानते हैं, पर चाहते हैं कि जो मुस्लिम समाज है भारत में, वहां पर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बंद ना हो, पॉलीगैमी बंद ना हो, हलाला बंद ना हो। तो जो हिंदी की कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी इस बात पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं और दोगलापन इनकी राजनीति का आधार है। मुझे एक बात बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट, इस देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय, मैं आपको सिर्फ 3 जजमेंट बताऊंगी 30 सेकंड में। 1996 में मॉली जोसेफ वर्सेस जॉर्ज सेबेस्टियन ये केस आया। 2014 में आया विश्व मदन मोहन लोचन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और हाल ही में मीनाक्षी जी 2021 में केस आया सत्य प्रकाश मीना वर्सेस अलका मीना। और इन तीनों केसेस में 1996 से लेकर 2021 तक सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बार बार दोहराई कि जो पर्सनल लॉज हैं, जो निजी कानून हैं, वो कभी भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। चाहे आपके फंडामेंटल राइट तक की बात हो, वो भी दैट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। और प्रतिभा सिंह जो दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने पिछले साल बहुत शानदार तरीके से यूसीसी के फेवर में एक बात कही जब उन्होंने अपनी जजमेंट सुनाई अलका मीना वर्सेस सत्यप्रकाश मीना के केस के दौरान। उन्होंने कहा कि कई दशकों तक हमारी युवा पीढ़ी दकियानूसी जो रूल्स हैं उसकी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, बट नाउ इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अ होमोजेनस सोसाइटी, इसीलिए यूसीसी लागू होना और भी अनिवार्य हो चुका है। जी अब संजू जी ने जो बात कही असीम वकार जी, उसमें 100 बात की एक बात मैं अगर उसका निष्कर्ष निकालूं कि धर्म और जेंडर यानी लिंग के आधार पर समाज में भेदभाव क्यों हो, एक कानून सभी के लिए क्यों ना हो जो धर्मों और जेंडर के ऊपर सभी के लिए समान रूप से काम करे, इसमें किसी को भी आपत्ति क्या हो सकती है? देखिए मैडम, जो सरकार के लोग होते हैं वो सरकार की भाषा बोलते हैं, और जो विपक्ष के लोग होते हैं वो देश के अवाम की भाषा बोलते हैं। तो पहले इस बात को मेरी समझने की कोशिश कीजिए। आप कह रहे हैं सबके लिए एक समान कानून, और आसिम वकार कह रहे हैं पूरे देश के लिए समान शिक्षा अधिकार। आप जो बात कर रहे हैं उससे देश का ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं समान शिक्षा अधिकार, समान शिक्षा कानून, इससे हिंदुस्तान के उस निचले पायदान पे खड़े हुए प्रति व्यक्ति का फायदा है जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है। उन लोगों का भी फायदा है जो अपने बच्चों को शिक्षा तो दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की कमी की वजह से 8वां और 10वें तक आते आते टूट जाता है। उन लोगों का भी फायदा है आसिम वकार की डिमांड से, समान शिक्षा अधिकार से, जिनके बच्चे ब्रिलियंट होने के बाद भी उन स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं जिनमें अडानी और अंबानी के और आपके और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सच्चाई है मैडम। जो बहुत काबिल है वो बेचारा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं जा पा रहा है, और जो बिल्कुल काबिल नहीं है वो इंजीनियर और डॉक्टर बन रहा है डोनेशन के बेस पर। मैं भारत सरकार से कह रहा हूं कि इस वक्त देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है,
समान एजुकेशन कानून की जरूरत है, समान शिक्षा प्रणाली की जरूरत है, जिससे एक दलित का बच्चा, एक बैकवर्ड का बच्चा, एक गरीब का बच्चा, एक मुसलमान का बच्चा, एक सरदार का बच्चा, एक ब्राह्मण का बच्चा, सबको अधिकार बराबर मिल जाए, सबकी एजुकेशन असीम बराबर हो। बकार जी, आप इसके लिए मैं पूरा एक समझता हूं कि आपको प्रपोजल तो तैयार ध्यान करें देना और जब भी आप केंद्र सरकार के पास ये प्रपोजल लेकर जाएंगे, आपको जब भी समय मिलेगा, मीनाक्षी जोशी खुद आपका साथ देगी और मैं खुद आपकी इस मांग के समर्थन में खड़ी होती हूँ। राइट टू एजुकेशन और एजुकेशन फॉर ऑल, ये तो किसी भी सभ्य समाज में होना ही चाहिए। अब मैं फिर से आपसे मुद्दे पर बात पूछती हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपत्ति क्या है? मैडम, हमारे के यहाँ, हम मुसलमानों में अगर हमारे के यहाँ निकाह मौलवी पढ़ा दे या अगर हम अपने कुरान के हिसाब से अपने कुछ कानूनों का पालन कर लें तो उससे आपको परेशानी क्या है? अगर हिंदू 7 फेरे लेकर शादी कर रहे हैं उससे हमें कोई परेशानी नहीं। अगर मेरे सिख भाइयों क्या गुरु ग्रंथ का पाठ हो रहा है उनके तकरीबों में तो मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैंने जो बात बताई है, इसमें इतने लोग बैठे हैं पैनल में, अगर एक भी आदमी मेरी बात से संतुष्ट ना हो तो मुझे बताए। अच्छा, मैंने मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास बाद में जाऊंगी। ज्यादा जरूरी इस वक्त देश में समान शिक्षा अधिकार है। कौन को साक्षी मानकर शादी कर रहा है, कौन 7 फेरे लेकर शादी कर रहा है या कौन गुरु ग्रंथ साहिब को साक्षी मानकर शादी कर रहा है, समस्या उस बात की नहीं है। विवाह के तरीके को, उस पद्धति को नहीं बदला जा रहा है, लेकिन विवाह के उपरांत यदि अधिकार और विवाह के उपरांत अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो ऐसे में हमारे देश के हर नागरिक, चाहे वो आदमी हो औरत हो, उसके लिए एक कानून बन जाए, फिर वो किसी भी धर्म से आता हो, तो उसमें आपत्ति क्या है? विवाह का तरीका तो नहीं बदला जा रहा है, वो प्रक्रिया तो नहीं बदल रही है। बहुत खराब सी बात है। सुनिए 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 मैडम, बात तो सुनिए मेरी। बहुत खराब सी बात है, मुझे कहने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, आत्मग्लानि हो रही है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ। यहाँ अभी मैं सुन रहा था, जो 2 दिन से चल रहा है, कहने लगे वो 2 शादी 3 शादी, एक तो सारे मुसलमान 3 शादियां नहीं करते हैं। हाँ, सही बात है। आप इसका आंकड़ा निकाल लीजिए। जब ट्रिपल तलाक वाला मामला चल रहा था तो कुल 1,12,000 जो तलाकें मुसलमानों की काउंट हुई थी देश में, सरकारी आंकड़े से उसमें 1.2% ट्रिपल तलाक इंस्टेंट थी। 1,12,000 में 1.2%। समझिएगा बात को मेरी। और ट्रिपल तलाक को हवा बना दिया। लेकिन सर वो 1.2% भी क्यों ना हो? और आपने कोई खराब बात नहीं कही, आपने बहुत अच्छी बात कही है। सुनिए मैडम, बात तो सुनिए। मैं तो आप ही की बात को, मैं तो हामी भर रही हूँ, मैं तो उसी को आगे सेकंड कर रही हूँ। सर ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई और इसमें कतई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैं सुनिए मेरी बात आगे, मैं फिर से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि वो 1.2% भी केसेस, मैं संजू वर्मा जी से पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने आपसे कहा, मैं तो खुद मैं कुछ कहना चाहती हूँ मीनाक्षी जी। 1,12,000 में 1.2 कितना हुआ? 13-1400। 13-1400 सुनिएगा बाप, 13-1400 मुसलमान औरतों को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दिया गया। लेकिन 27,38,000 हिंदू बहनों को बिना तलाक के छोड़ दिया गया। ना उनको पति का अधिकार मिला, ना उनको घर मिला, ना उनको खर्चा मिल रहा है, ना उनको इज्जत मिल रही है, ना उनको सम्मान मिल रहा है। उन 27 लाख की लड़ाई नहीं लड़ेंगे आप लोग। नहीं 1200-1300 की लड़ाई लड़ो। सर 27,000 और 1200-1300 मेरे लिए तो मेरे दोनों आंखों के समान है। बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब चाहे मैं वो आपसे हिंदू की बहन हो, चाहे वो मुसलमान की बहन हो। सर मैं अभी तक आपकी ये बात नहीं समझी। वो 27,000 जिन हिंदू बहनों का आप हवाला दे रहे हैं, उन्हें हमारा देश का कानून ये अधिकार देता है कि यदि वो कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ना चाहे तो कानून उसे एक निगाह से देखेगा। और यही आपकी बात मैं अभी तक जस्टिफाई आप नहीं कर पाए। अच्छा, आपका फोन कट गया, मैं दोबारा लौटूंगी असीम बकार जी आपके पास। शिवम, मैंने अलग अलग तरीके से पूछने की और समझने की कोशिश कर ली, प्रयास कर लिया कि इसमें परेशानी क्या है, तो उन्होंने हवाला दे दिया ट्रिपल तलाक के 1.2% केसेस का। उन्होंने ये कहा कि हमारे शादी की पद्धति को अगर बदल दिया जाएगा, इससे सरकार को क्या हासिल होगा? मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि जब मैं चोर ही नहीं हूं तो मुझे पुलिस से डर कैसा? भाई डर तो उसी को होगा ना जो चोर है।
अगर इनको 1.2% केसेस इनके हैं 3 तलाक के, तो फिर तो इनको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। मैं तो कहता हूं प्रवक्ता एआईएमआई असीम वकार को सबसे पहले कहना चाहिए कि हमारे समाज में तो होते ही नहीं है 3 तलाक, बिल्कुल लगा दीजिए, क्या परेशानी है कॉमन सिविल कोड से। इनकी कोई बहुत नई ये बात नहीं है। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तमाम चीजों पर बहस चल रही थी और कॉमन सिविल कोड आया था, तो उस दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, 14 अप्रैल को उनका 131वां जन्मदिन भी था, तो उसी दौरान की बात रही है करीब 1956 के आसपास। तो उनका कहना था कि या तो इस देश की महिलाओं के पास राइट्स हैं ही नहीं, और अगर हैं तो बहुत कम है, खास तौर पर बाकी सारे मसलों में सबको समान आचार अधिकार हैं, तो समान आचार संहिता क्यों ना बनाई जाए कि महिलाओं को हर तरीके का अधिकार मिले। अब इन्होंने जो 24 लाख का ये पेपर लेकर आए हैं, असीम वकार जी भी कह रहे थे, और मुझे इस बात से एक और ऑब्जेक्शन है कि कुछ दिन पहले एक और व्यक्ति इस तरह की बातें बहुत ही गंदे तरीके से कह रहे थे। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं एक हिंदू होने के नाते कि मेरे देश में, मेरे धर्म में हर एक महिला को ना ही तो कोई ये कह के तलाक 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 उसको घर से बाहर फेंक सकता है, और ना ही उसको यह अधिकार दिया जाता है। इस देश में कोर्ट्स हैं, वो वहां पर जा सकती हैं, वो फ्री हैं, उनके ऊपर कोई सोसाइटी प्रेशर नहीं है, वो जब जहां जैसे चाहें अप्लाई फाइल कर सकते हैं। और कानून इस हद तक बेहतरीन है कि अगर वकील तक की भी बात आए तो वो भी मिल सकता है। तो इस चीज में बरगलाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं उसका इतना ज्यादा बेनिफिशियरी हूं, एक हिंदू उसका इतना ज्यादा बेनिफिशियरी है, तो फिर उसको खत्म करवाइए ना। मैं तो कहता हूं अच्छा है, आपको फायदा अगर नहीं है और आपके यहां तलाक का ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए, मुझे दर्द होना चाहिए। लेकिन हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि है ही नहीं, उसने तो चिट्ठी लिखी नहीं है, उसने तो कहा नहीं है। देश के किसी बड़े हिंदू नेता ने भी ऐसा नहीं कहा। देश में जब आजादी के समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तब भी नजीरुद्दीन अहमद जो थे वो इसके विरोध में थे, आद असदुद्दीन उसके विरोध में है। क्यों? अगर आपके यहां 3 तलाक, हलाला और ऐसी तमाम चीजें नहीं हैं, तो साहब इस कलंक को मिटाइए और आने दीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। और जहां तक बात आपने कहा कि भाई आप ऐसे शादी करते हैं 7 फेरे लेकर, हम ऐसे कबूल है लेकर करते हैं, क्यों जनता को बैठकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बरगला रहे हैं? किसने कहा कि आपको अपनी पूजा प्रथा या फिर अपने विवाह करने की जो प्रथा है उसको बदलने की आवश्यकता होगी? बिल्कुल नहीं होगी, वो सब ऐसे ही चलेगा। लेकिन हां, कुछ लोग जो समाज के ठेकेदार हैं, और जैसा कि संजू जी ने शुरुआत में कहा वो बहुत अच्छा था कि जो लोग शायद बाहर से पढ़ के आए हैं, बैरिस्टर बन गए हैं, वो यहां के लोगों को, यहां के बच्चों को रोकर, बरगलाकर, रैलियों में इस तरह के भाषा और तकरीब करके कहीं ना कहीं इस देश के आने वाले भविष्य को बरगलाना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। और खास तौर पर जहां तक महिलाओं की बात है, उनको तो आना चाहिए ही। जब शरीर बिना 50% के काम नहीं कर सकता, तो इस देश में जो एक 50% महिलाओं का इतना बड़ा वर्ग है, उनके लिए कम अधिकार क्यों हो? बराबर होने चाहिए। ठीक है, शोएब जमीन जी, देखिए 3 केसेस का हवाला संजू जी ने शुरुआत में दिया था, मैं उसी पर आती हूँ। एक केस मेरी नजर में और आपकी भी नजर में आया होगा, जिसमें एक हिंदू आदमी ने एक हिंदू औरत से शादी की, शादी के बाद बाल बच्चे भी हुए, उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया दूसरी शादी करने के लिए, और चूंकि कानून उसको इजाजत दे रहा था, शरीयत उसे इजाजत दे रही थी कि बतौर वो मुसलमान 2 शादियां कर सकता है, इसलिए एक हिंदू लड़के ने इस चीज का फायदा उठाया। मैं अब इसमें धर्म पे नहीं जा रही हूं, लेकिन कैसे खामियों का फायदा लोग उठाते हैं, मैं उस पर जा रही हूं। अब उसने उस खामी का फायदा उठाया और उस पर कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा नहीं हो रही है। सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? क्या कोई भी व्यक्ति लूप होल्स का फायदा उठाकर क्या किसी औरत को पीड़िता बना सकता है? सवाल बस इतना भर है कि वो 1% केस भी क्यों ना हो, एक केस भी क्यों ना हो, वो केस क्यों हो? मीनाक्षी जी, जो एग्जाम्पल आप दे रही हैं, मेरी नज़र में ये एग्जाम्पल शायद उनके बारे में है, जिनके पति, जिनकी पत्नी जो है वो बीजेपी के सांसद हैं, और उनके बेटे भी जो है, पहली पत्नी के जो बेटे हैं वो भी बीजेपी के सांसद हैं। तो मेरी नज़र में तो वो मामला रहा है जिसमें वो मुसलमान बन के कुछ चाहिए। ऑडियो एक बार यार इसका और थोड़ा सा क्लियर करवा लें। शोएब जी, मैं माफी के साथ आपका ऑडियो एक बार फिर से करेक्ट करवाती हूँ, मैं फिर आपके पास आऊंगी। असीम जी, अगर आप इसी सवाल पर अपनी राय रखना चाहें। जी नहीं, मैं सब सवालों पर रखना चाहता हूँ। देखिए, संजू वर्मा जी ने पता नहीं किसका एग्जाम्पल दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक पहले सांसद थे धर्मेंद्र, और उनकी अब एक सांसद हैं हेमा मालिनी। धर्मेंद्र जी ने 2 विवाह किए और दोनों ही बीजेपी के सांसद। पहले धर्मेंद्र जी रहे, अब हेमा मालिनी जी सेकंड वाइफ। तो संजू वर्मा जी भूल गई
तो आपकी तो पार्टी बढ़ावा देती है। अगर नहीं तो आप हेमा मालिनी को निकालिए पार्टी से बाहर। क्यों नहीं निकाल रहे हैं आप? धर्मेंद्र जी को जेल मुझे भेजिए। लगता है कि हम किसी सांसद के बारे में वो बात तो कर है, रहे हैं और मैं सैकड़ों और इस आपको ऐसे पर, मुहावरे। संजू जी को मेरे ख्याल प्रतिक्रिया देने का पूरा वक्त मिलना चाहिए। संजू जी, मैं देखिए अब ये अगेन ये मैंने पिछले बाद केस में दे में भी दीजिएगा, नाम बाद इसलिए में नहीं दे लिया था। दीजिएगा। असीम जी आप समझिए इस बात को, मैंने पिछले केस में भी नाम इसलिए नहीं लिया था क्योंकि कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैं, हम उस पर नाम लेकर चर्चा करें कोई बहुत शोभनीय लगता नहीं है। लेकिन क्या गलत है और क्या सही है ये जनता की निगाह में पहले से है। लेकिन फिर भी संजू जी अब आप इस पर अपनी राय रखना चाहें तो जी। नहीं ठीक है मीनाक्षी जी, मुझे लगता है आपने एक बहुत बेहतरीन बात कही। बात यहाँ ये नहीं है कि 27 लाख वर्सेस 1200 या 1300। असीम वक्कार ने कहा कि मात्र 1200 या 1300 ऐसी महिलाएं हैं जो पीड़ित होती हैं तलाक बिद्दत यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की विक्टिम होती हैं। और आपने कहा कि 1200-1300 तो छोड़िए, एक ही महिला क्यों उत्पीड़न से गुजरे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, बात यहाँ धर्मेंद्र या हेमा मालिनी की नहीं है। मुझे एक बात बताइए, और शिवम ने बड़ी अच्छी तरीके से ये बात रखी आपके और दर्शकों के समक्ष, कि यदि मुस्लिम समाज कानून में विश्वास रखता है, संविधान में विश्वास रखता है, और आप कहते हो कि मुस्लिम समाज प्रगतिशील सोच रखता है, प्रतिगामी यानी रिग्रेसिव मेंटालिटी नहीं रखता, प्रोग्रेसिव मेंटालिटी रखता है, तो जब भी यूसीसी की डिबेट होती है झंडे उठाकर सबसे पहले यूसीसी के खिलाफ मुसलमान क्यों बोलते हैं? ये मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं है, ये कानून हिंदुओं के लिए भी होगा, पारसियों के लिए भी होगा, ईसाइयों के लिए भी होगा, सिखों के लिए भी होगा। आज तक मैंने सिख समुदाय से, पारसी समुदाय से, हिंदू समुदाय से, ईसाई समुदाय से किसी को प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देखा। मुझे ये बताइए, मुसलमानों को यूसीसी से इतनी तकलीफ क्यों है? और एक 20 सेकंड में एक बात कहूंगी, आज आप देखिए मीनाक्षी जी, कितने सारे कानून हैं। हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, हिंदू डिवोर्स एक्ट ऑफ 1956, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ऑफ 1872, क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1869, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट ऑफ 1936, मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट ऑफ 1939, मुस्लिम डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986, शरिया ऑफ 1937। दर्जनों ऐसे पर्सनल लॉज हैं। इन सब को एक साथ कोडिफाई करने की जरूरत है, ताकि एक निशान, एक विधान, एक संविधान, जो दशकों पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका बयान किया था, उसको हम लागू कर पाए। और ना केवल महिलाओं को, पर चाहे प्रॉपर्टी राइट्स हो, चाहे जेंडर इक्वालिटी की बात हो, हम इस बात को लागू कर सके। और मुझे नहीं लगता कि असीम वकार को इससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि किसी और को नहीं है, सिर्फ आपके मुस्लिम समुदाय में वो भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे कट्टरपंथी नेताओं का प्रॉब्लम है। आप पूछते हो ना कि मुसलमान संजय जी, शोएब जी हमारे साथ जुड़ गए। शोएब जी, अगर अब आपकी आवाज हम ठीक से सुन पाए तो बेहतर होगा, आप अपनी पूरी बात रख लें, उस वक्त बात अधूरे में रह गई थी। मेरी जी जी आ रही आवाज, बोले जी। मीनाक्षी जी देखिए, जो एक माहौल बनाना होता है यूसीसी, चूंकि आर्टिकल 44 की हम चर्चा कर रहे हैं, एक माहौल बनाना मीडिया में और एक सरकारी कामकाज का जो तरीका है वो दो अलग अलग चीजें हैं। अभी चूंकि स्टेट्स की बात हुई, कहा कि उत्तराखंड में लागू करेंगे, आसाम के चीफ मिनिस्टर बयान दे रहे हैं, यूपी में बात हो रही है। पहली बात तो जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से जरा पूछिएगा मेरे बात करने के बाद कि भाई आपकी सरकार ने किरण रिजिजू जो स्टेट लॉ मिनिस्टर हैं, उनके सिग्नेचर के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट डाली, और उस एफिडेविट में कहा गया है कि राज्य सरकार यूसीसी लागू नहीं कर सकती। यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य सरकार को लागू करने का अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा, वो भी एफिडेविट देके सिग्नेचर के साथ। नंबर 1। नंबर 2, लेकिन शोएब जी, मैं माफ कीजिए, मैं इसी पर आपको ये बता दूं कि संजू जी ने जब अपनी बात रखी थी तो उन्होंने तीनों राज्यों का हवाला देते हुए ये कहा था कि यदि ऐसा होता है तो वो इसके पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि जब कोई कानून बनेगा तो वो राज्यों के पास भी जाएगा, उस पर सहमति राज्यों की भी बनेगी, और उसके बाद फिर ये कानून मूर्त रूप में आएगा। अब आप अपना दूसरा पॉइंट रखें। जी नहीं, पहली बात इसी को क्लियर कीजिए कि
केंद्र सरकार मजाक तो नहीं करती है, केंद्र सरकार सीरियस होती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा यूसीसी के मामले में, एक याचिका दायर की गई थी, तो केंद्र सरकार ने स्पष्टता कहा है कि राज्य सरकार यूसीसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। यह केंद्र सरकार का अपना फैसला है और नीति है, नंबर 1। इसमें कोई दो राय की बात नहीं होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार पहले बरगलाना बंद करे लोगों को कि यूसीसी राज्य भी लागू कर सकती है, यह हरगिज नहीं होगा। नंबर 2 कि केंद्र सरकार ने, यही भाजपा की केंद्र सरकार ने एक लॉ कमीशन गठित की थी और यह कहा था कि यूसीसी को लागू करने के लिए जो कवानीन है उस पर आप अपनी राय दें। 2017 में लॉ कमीशन ने यह रिपोर्ट दी, बीजेपी की लॉ कमीशन जो गठित की गई थी सरकार की तरफ से, उन्होंने यह कहा कि पर्सनल लॉज को अमेंड नहीं किया जाए यूसीसी में, यह लॉ कमीशन ने कहा। और उसके बाद 2018 से लेकर 2022 हो गए हैं, लॉ कमीशन का कोई मुखिया नहीं है। तो सरकार के काम करने का तरीका, सरकार की सीरियसनेस और जो एजेंडा जो टीवी पर और या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा परोसा जा रहा है, ये आप समझिए इस बात को कि ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है। नंबर 3, आप यहां से यूसीसी लाइए, हम नहीं विरोध कर रहे हैं, कौन विरोध करेगा? ये मामला सिर्फ मुसलमानों का थोड़ी है, ये सिख कम्युनिटी का भी है, ये नागालैंड का भी है, ये साउथ इंडियन ट्रेड्स का भी है। आप ये बताइए, क्या सिख कम्युनिटी में आनंद मैरिज एक्ट है? उसमें प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन का अलग मामला है और बीजेपी ने उसको सपोर्ट किया था। उस वक्त यूसीसी की बात उनको नहीं याद आई थी। दूसरी बात, मैडम यहां से हम बता रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी एक्ट है, क्या आप उसको चेंज कर पाएंगे? गोवा में पोर्टुगीज फैमिली सक्सेशन एक्ट है, क्या आप उसको चेंज कर पाएंगे? बस बिल्कुल आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। मैं इसलिए तो ये कहती हूँ कि हमें बड़ी सभ्यता के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने की जरूरत है, बजाय इसके कि कोई एक वर्ग ये परेशान होकर कहे कि ये हमारे धर्म में दखलंदाजी है, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। मुझे शोएब जी आपकी ये तीनों पॉइंट सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप एक खुले मंच से कम चर्चा के लिए तैयार तो हैं। चलिए, 3 पॉइंट ऐसे थे शिवम, जिनमें से राज्यों की बात, लॉ कमीशन पर्सनल लॉ अमेंडमेंट नहीं कर सकती, ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है। और तीसरी जो बात वो आदिवासी गोवा पोर्टुगीज वाला, ये पूरे कानूनों का हवाला उन्होंने दे दिया कि इसे आप कैसे सम्मिलित करेंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, गोवा की जहां तक बात है, गोवा में 1867 से ही पोर्चुगीज कॉमन सिविल कोड रहा है, उसी को आर्टिकुलेट करके फिर सेक्शन 5 के तहत उसको 1962 के बाद से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह आगे लेकर जा रहे हैं। और जहां तक बात, वहां पर काफी हद तक किन चीजों को लेकर एक राइट्स पर कंसेंसस बना हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि यहां पर कहा शोएब जमाई ने कि ये बीजेपी जो है या फिर ये जो केंद्र सरकार है, ये सिर्फ बोल रही है, ये नहीं करेगी। मैं कहता हूं, अगर माफ कीजिएगा शब्दावली के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि बीजेपी करेगी नहीं तो इसमें इतना उछलकूद करने की आवश्यकता ही नहीं है। द मोमेंट बीजेपी एक सेकंड के लिए भी कहती है कि हम लाते हैं कॉमन सिविल कोड, आप इतना हंगामा और इतना अग्रेसिव हो जाते हैं ओवैसी साहब, और आप भी कि नहीं, ये नहीं ला सकते, आप नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप वैसे नहीं कर सकते, आप हमारी 3 शादियां नहीं रोक सकते, हम तो करते ही नहीं है। अपना डेटा जो शुरू कर देते हैं देना कि हम तो सिर्फ 1% है, बाकी कोई और जाति धर्म संप्रदाय क्या इसके खिलाफ आपके सामने आपने आवाज उठाते हुए देखा है? नहीं, कोई बात ही नहीं करता। अब ड्राफ्ट की तरफ आता है, मैं कहता हूं लेट सेंट्रल गवर्नमेंट कम अप विद द ड्राफ्ट। आप देखिए ना क्या होता है, एक बार देखते हैं वो किस चीजों को कैसे कैसे आर्टिकुलेट करते हैं, सारे लॉज को। ये बात भी कही कि राज्यों को जब अधिकार ही नहीं है तो राज्य इस पर अपना समर्थन देने की बात क्यों? जहां तक बात राज्यों की है, मुझे मेरा मानना है कि राज्यों का अपना एक कंसेंसस बिल्ड करने का तरीका है, वो इस बात को समर्थन करते हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई मसला आज का तो है नहीं। मैं कह तो रहा हूं, जब से देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, जब तक संविधान भी नहीं बना था, तब से इस बात पर लगातार चर्चा हो रही है। और उस चर्चा को सार्थक तरीके से अगर तमाम बीजेपी रूल्ड या गैर बीजेपी रूल्ड राज्य ये कहते हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि ऐसा हो, तो उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। वो उनका राइट्स है, नहीं है, केंद्र इसको किस तरीके से लाता है, ये सब चर्चा का विषय है। लेकिन चर्चा से पहले ही आकर उस पर विरोध करना शुरू कर देना, ये कहां का तर्क है? ये असीम वकार जी आपके पार्टी के मुखिया के लिए है। नहीं, देखिए मसला ये है, मीनाक्षी जी मैं जवाब देना चाहूंगा कि मैंने शुरू में एक बात कही थी, जो सरकार के लोग हैं वो सरकार की बात करते हैं और जो विपक्ष है वो आवाम की और देश की बात करता है। समझ आप भी मेरी बात रही हैं, संजू वर्मा भी रही हैं। मैं आपसे बहुत खुलकर हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि अगर शाहबानों पे आज तक आप लोग मिसालें दे सकते हैं, उनका केस डिस्कस हो सकता है,
तो गुजरात वाली चिट्ठी का क्यों नहीं हो सकता? अब उस पर भाग जाएंगे आप लोग। मैं कह रहा हूं 1,12,000 औरतों की अगर बात सरकार कर सकती है तो 27,38,000 बहनों की बात क्यों नहीं हो सकती? जवाब नहीं देंगे, भाग जाएंगे आप लोग सब। मसला ये होता है कि एक होता है शर्म आंखों में, नहीं 27 थोड़ा सा 38,000 शर्म पर क्या क्लैरिटी नहीं कर यार, सकते हैं हाँ, इनसे? सही प्लीज कह रहा है। पूछवाइए ये जरा। क्या बोल मैं रहे बात हैं? ही नहीं नहीं, समझ क्या पा कहना रही चाहते हैं वो हूँ। 27,38,000 नहीं, क्या है? मैं असीम मैं भैया आपकी समझाइए बात जरा, बहुत देश अच्छे से समझना चाहता समझ है। रही नहीं, हम हूँ। 27 मैं लाख संजू जी हिंदू आ रही हूँ, औरतों की बात नहीं मैडम करेंगे। मैं आपके पास आ रही हूँ, हम लेकिन सिर्फ असीम शाहबानों बख्तर केस डिस्कस जी, मैं करेंगे। आपसे ये कहती हूँ कि गुजरात वाली अगर चिट्ठी का आज केस आज डिस्कस कोई नहीं महिला करेंगे। हिंदू तो क्या धर्म किया से जा सकता है? आने मतलब वाली कैसे बात होगी? पीड़िता जब आंखों है का पानी ही मर तो जाए इस उसे तरह का। कानून ये अधिकार देता है कि वो वो आप लोग कानूनी बोलने लड़ाई पर राजी लड़ना ना हो। चाहे तो आप लोग कानून बात उसके ना साथ करें, खड़ा उस पर होगा। बात को और ऐसी सुनना। परिस्थिति में आपने अगर उसके कानून पास पैसा नहीं अपना केस मतलब लड़ने के लिए तो बिल्कुल सरकारी वकील तक सुनेंगे मुहैया नहीं, कराया बात जा सकता है, विमेन कमीशन तक खड़ी होती हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप जो है केवल इसे हिंदू और मुस्लिम की नजर से देख क्यों रहे? थोड़ा सा शोएब जमई की नजर से भी देखने की कोशिश करें ना। वो ये कह रहे हैं, चलिए फिर फोन कट गया, वो क्या सुन रहे होंगे मेरी बात। संजू जी, मैं आ रही हूँ शोएब जी आपके पास। संजू जी, थैंक यू। मीनाक्षी जी, शोएब जमाई ने कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दे सामने लाए। पहली बात तो ये कि 21वें लॉ कमीशन के चेयरमैन थे BS चौहान, और ये प्रावधान है संविधान में कि लॉ कमीशन का हमेशा चेयरमैन ना भी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा संजू क्योंकि जी, कुछ बहुत permanent माफी के member साथ रहते मुझे हैं। आपको रोकना पड़ रहा है। चर्चा में कई बार ना इतने अच्छे तथ्य आ रहे होते हैं कि मन तो नहीं करता है टोकने का, लेकिन ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है। हाँ संजू जी, अपना पक्ष रख लें। थैंक यू। मीनाक्षी जी, शोएब जमाई ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रखे। पहले तो उन्होंने कहा यदि सरकार UCC को लेकर सीरियस है तो लॉ कमीशन का अभी तक कोई भी चेयरमैन या कर्ता धर्ता क्यों नहीं है। तो मैं उनको बता दूं कि 21वें लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस बलबीर सिंह चौहान हैं, और लॉ कमीशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जस्टिस रवि त्रिपाठी, प्रोफेसर S शिवकुमार, डॉक्टर संजय सिंह। तो जो लॉ कमीशन के गठन को लेकर आपके मन में गलत धारणा है वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन ये है कि क्या राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते हैं या नहीं। शोएब जमाई ने कहा कि किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की कि राज्य सरकार नहीं कर सकते, केंद्र सरकार की तरफ से होगा। तो मीनाक्षी जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार एंट्री 5 कॉन्करेंट लिस्ट के तहत अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती है। पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आर्टिकल 12 के तहत राज्य सरकार भी ला सकते हैं, पर संविधान ये कहता है कि यदि आर्टिकल 12 के तहत कोई राज्य सरकार UCC लेकर आए तो उसको फिर आर्टिकल 254 के तहत प्रेसिडेंट की अप्रूवल की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये इसका कैच है। तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों को, जैसे आपने कहा, ये दोनों स्टेक होल्डर्स हैं और दोनों को मिलजुल कर करना पड़ेगा, पर संविधान ने दोनों को इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात जो असीम वक्कार ने की, ये बार बार मुद्दे को बरगला रहे हैं, घुमा रहे हैं, कहते हैं मुसलमानों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती। तो सच्चर कमेटी का गठन मोदी सरकार ने किया। सच्चर कमेटी का गठन हुआ था 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार के तहत, और 2006 सच्चर कमेटी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 94% मुसलमानों को तो मुफ्त राशन भी नहीं मिलता। आज मैं मीनाक्षी जी के शो पर डंके की चोट पर कहती हूँ कि आज 100% मुसलमानों को, खासकर कोविड महामारी के चलते, हर महीने मुफ्त राशन ही नहीं दिया गया। आज मुसलमानों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, चाहे IAS की बात करें, IPS एग्जाम्स की बात करें, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, प्रमोशन की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें। ये आंकड़ा कुछ भी नहीं था, आज ये आंकड़ा बढ़कर 11 से 12% हो गया। 11 से 12% मुसलमानों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती आ रही हैं, जबकि 50-60 सालों तक ये आंकड़ा लेस देन 1% था। इसलिए मोदी सरकार के बारे में टिप्पणी करने से पहले जरा आंकड़े पढ़कर आया कीजिए। ठीक, अब शोएब जी के एक बार मैं राय ले लूं, फिर वकार साहब मैं आपके पास आऊंगी। अब शोएब जी देखिए, राज्यों वाली जो बात थी उसका वो जो कैच था वो संजू जी ने बता दिया। अब आप इस पर अपनी राय रखिएगा।
और रही बात, आप ये जो बार बार कहते हैं कि केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि आदिवासी, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी इसके अंतर्गत आएंगे, ये बिल्कुल ठीक बात है और इसलिए तो हम ये कह रहे हैं कि इस पर चर्चा करके एक ड्राफ्ट बनाने की जरूरत है। लेकिन समस्या इतनी ही है कि असदुद्दीन ओवैसी परेशान हो जाते हैं, वर्क साहब परेशान हो जाते हैं, अभी वकार साहब ये कहते हैं कि हमें राइट टू एजुकेशन की जरूरत है, इससे ना कोई फायदा होने वाला है यूसीसी और ना कोई नुकसान होने वाला है। भाई जब ना फायदा है ना नुकसान है तो किसी चीज को हो जाने देने में इतनी आपत्ति क्यों है? ऑल इंडिया मुस्लिम जो एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी एक चिट्ठी आ गई, आपके सामने है वो चिट्ठी भी। परेशानी केवल एक वर्ग से बार बार आती है तो कुछ शंका खड़ी होती है कि क्यों आप ही लोग। देखिए मीनाक्षी जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए हमारे घर के बगल पास में ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हेडक्वार्टर है। हमने वहां के एक जिम्मेदार से मशवरा किया कि भाई यूसीसी की चर्चा होगी, मेरा क्या मौकूफ रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो वो जो धार्मिक पक्ष है उस पर तो हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पर्सनल लॉज हैं कई धर्मों के हैं वो सब बहुत पेचीदा मामला है, तो आप कानूनी सैंक्टिटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी सैंक्टिटी उस पर ज्यादा चर्चा करें। लिहाजा मैंने कई सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए अपने लॉयर से मिल करके और इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। हमारा कोई इसमें यहां से मौकूफ कोई हो हल्ला का या कोई बहुत कड़े एतराज का नहीं है। मैं खुले मन से इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं ये पूरे देश की प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी की बात है। नंबर 3, 2 बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। चूंकि अभी संजू जी ने जो बात उठाई उसमें एक बात उन्होंने मिक्स कर दिया और वो जवाब नहीं दे पाई कि जो पिछला लॉ कमीशन बना था, जो आपकी सरकार ने बनवाया था, उसी ने ये रिकमेंड किया था कि किसी भी धर्म के पर्सनल लॉज को अमेंड ना किया जाए। ये किया था नहीं किया था, इसका जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि ये आपके एफिडेविट में लिखा हुआ है और इंटरनेट पे आप कहीं भी ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट की बात वो कर रहे थे अभी शुभम, तो मैं ये कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में आपने अच्छी बात की, वहां तो नेहरू जी ने हिंदू मैरिज एक्ट की बात की थी, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में हिंदू महासभा और आरएसएस ने ये वकालत की थी कि नहीं आप उसको हिंदू मैरिज एक्ट ना बनाएं, और बहु विवाह का उसने यहां से उसको समर्थन किया था और उस बुनियाद पर नेहरू के खिलाफ वो चुनाव भी लड़े आरएसएस और हिंदू महासभा मिलकर, और उसमें बुरी हार होगी, लेकिन ये हिंदू कम्युनिटी की जीत थी जिन्होंने उसमें आरएसएस और महासभा का साथ नहीं दिया। लेकिन एक बात कह के मैं अपनी खत्म कहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं, इसी संविधान में आर्टिकल 38(2) है, आर्टिकल 39(a)(b)(c) है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है सामान्य अधिकार इनकम की इक्वलिटी का, सामान्य अधिकार इनकम की इक्वलिटी का, सामान्य अधिकार जो है यहां से आपके संसाधन का। मैं ये कह रहा हूं इस देश का गरीब आदमी इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत गवर्न होना चाहिए। हमारी इक्वलिटी शोएब जी, लेकिन देखिए हम फिर मुद्दे से भटक जाएंगे। आपने शुरुआत बहुत अच्छी कही और जब आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया तो एक चीज आप भी मिस कर गए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, बाबा साहेब अम्बेडकर जी हो, उन दोनों ने ही मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह मुस्लिम लॉज को कोडिफाई करने की वकालत की थी और उस वक्त भी वो यूसीसी के पक्ष में थे, लेकिन मुस्लिम समाज ने उस वक्त भी इतना इस पर हो हल्ला किया कि ये कहा गया कि चलिए अभी आप हिंदू लॉज को तो कोडिफाई कर दीजिए, अभी मुस्लिम लॉज को आप छोड़ दीजिए। शिवम, यहां से अब देखिए, जहां तक बात इन्होंने कहा है कि जितना मैं समझता हूं मुझे आज तक उसका कोई टेक्स्ट नहीं मिला है जो इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस तरह की कोई चीजें हुई थी। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि अगर मैं इनके लॉजिक से भी 1% के लिए चला जाऊं, ठीक है, नेहरू जी ने अच्छा किया था ना हिंदू धर्म का, अब आप मुस्लिम धर्म का अच्छा कर दीजिए। उस समय के नदीमुद्दीन ने तो अच्छा किया नहीं, अब आप कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए ना इस प्रपोजल को, क्या परेशानी है? अगर 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया और उससे हमारा और हमारी महिलाओं का और समाज का भला हो गया, तो शोएब जमाई अब आप भी अपने आप को शहीद की कैटेगरी में ले आइए, आप भी भला कर दीजिए। और जहां तक बात इनकी है, अप्रैल 1985 में बहुत बार शाहबानों को कहा गया, क्यों कहा गया, ये वो समाज है, आई विल गिव यू अ लिटिल एग्जांपल, ये वो समाज है जो अपनी महिला का जहां तक अगर वो पर्दे का विरोध करे तो ये उसके भी खिलाफ चले जाते हैं। हिजाब को लेकर जहां पूरी दुनिया में हंगामा है, जहां अगर हम बात करें अफगानिस्तान में लोग रो रहे हैं अपने पर्सनल राइट्स के लिए, मेरे इसी लोकतांत्रिक हिंदुस्तान में ऐसे ठेकेदार हैं इस धर्म के कि अगर एक महिला फ्री होकर रहना चाहती है उस तक को नहीं चाहते। वहां जब हम आ जाते हैं, उस सिचुएशन में जब हम आ जाते हैं, तो जो आप कहते हैं ऐसी स्थिति में एक महिला का बराबर खड़ा हो जाना बेइंतहा इंपॉर्टेंट है।
तो इनसे आप उम्मीद मत कीजिए। 47 से 2022 तक जो तबका नहीं बदला वो 3022 तक भी नहीं बदलेगा। अगर कोई मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आती और ना करती तो यह तबका कभी नहीं बदलेगा। अब से सही 100 साल बाद भी कुछ ऐसे ही लोग टीवी पर बैठे रहेंगे और कहेंगे नहीं हो सकता। तो मैं मानता हूं कि यह सरकार जिसकी डिसाइसिवनेस इतनी शानदार रही और हर एक निर्णय में जो शायद कोई नहीं ले पाया 70 साल में इन्होंने लिया, ये इसको भी लेंगे। और पूर्ण भरोसा इस देश के प्रधानमंत्री पर है कि वो इस देश की एक भी महिला, छोड़ दीजिए हिंदू मुस्लिम, हर एक महिला के साथ उसी तरीके से खड़े होंगे जिस तरीके से वो 370 के मामले में रहे, 3 तलाक के मामले में रहे, राम मंदिर के मामले में रहे। क्योंकि ये अगर आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी खास तौर पर और इसके ठेकेदार, पूरी कम्युनिटी नहीं, इसके ठेकेदारों से सुधरने की उम्मीद करते हैं तो माफ कीजिए, ये 70 साल में नहीं सुधरे, ये 170 में नहीं सुधरेंगे और ये 770 में नहीं सुधरेंगे। इसलिए रिफॉर्म तो होना ही चाहिए क्योंकि ये आज के समय की जरूरत है। हम 21वीं सदी में रहते हैं। असीम वकार जी, मैं एक बार फिर ये कहूंगी कि आप इसी मुद्दे पर केंद्रित होकर अगर हम रिफॉर्म की बात करें तो इस रिफॉर्म से असदुद्दीन ओवैसी क्यों परेशान होते हैं? आप स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं स्कूल ऑफ थॉट की, लेकिन उसी स्कूल ऑफ थॉट के अंतर्गत जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कानून दिए हुए हैं या जो शरीयत में कानून दिए गए, क्योंकि शरीयत में भी 50%, मेरी कल ही किसी बहुत ही जानकार व्यक्ति से, मुसलमान व्यक्ति से इस पर चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि शरीयत में भी कोडिफाई किए गए हैं लेकिन वो पूरी तरह से कोडिफाइड नहीं है और इसे और ज्यादा कोडिफाई किया जा सकता है। लेकिन बात यही है कि पहला कदम उठाए कौन? एक कदम अगर सरकार उठा रही है तो आपके तो पूरे समाज को उसका साथ देना चाहिए और खुद बताना चाहिए कि हाँ, इसे आप चेंज कर सकते हैं, इसे नहीं चेंज कर सकते। एक चर्चा होनी चाहिए। देखिए, मसला सिर्फ ये है कि अगर सारी कमियां और खराबियां और बुराइयां और बदतमीजियां मेरे अंदर, आप अगर ये लेके बैठ गए कि नहीं आप ही बुरे हैं आसिम वकार, आपका मजहब बुरा, आपका धर्म बुरा, आपकी जाति बुरी, आपका घर बुरा, आपका मोहल्ला बुरा और आपको रिफॉर्म की ज़रूरत है और हमसे ज़्यादा खराबियां आप कर चुकी हो, हमसे ज़्यादा गलतियां आपके यहाँ हो रही हो, रोज़ हो रही हो, वो आप उस पर बात ना करना चाहें। अरे तो सर, फिर ये हमने तो बात नहीं की, है। आप ये जो 22 ये लाख का साजिश आंकड़ा मुझे देते हैं, ये मुझे अब ये चलिए प्लान आप है। समझाएं सुनिए, आज दर्शकों देखिए, बोलने दीजिए, आप वो जो मुझे 22 लाख का सुनिए, आंकड़ा क्या मैडम, है वो आप आपने बताइए। आज पूरा हिंदू बोला, समाज मैंने की सुना। गलतियां बताएं, चले है ना? आप आज आप हिंदू समाज की गलतियां बताएं। सुनिए तो मैडम, देखिए, आपको तकलीफ जानती किस बात की है? आसिम वकार फंसता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अब आप बोली, आपने पूरी बात कही, मैं सबका सुनता हूं, मैं किसी आप मुझे गाली बकेंगी तो भी मैं नहीं, आपने पहले भी मैं 2-3 जब कहूं बार तो बोला सुनिए, मैं क्या हिंदू कहने समाज जा पर रहा हूं। आपने बोला, तो मैंने हम तो कहते हैं शुरुआत में हमारे कही अंदर थी, कमियां थी और हमने उससे दूर किया। बहु विवाह की प्रथा थी, हमने उसे खत्म किया। सती प्रथा थी, हमने उसे खत्म किया। हमारे समाज से आने वाले, हिंदू समाज से आने वाले ऐसे समाज सुधारक हुए और हम तो बहुत शुक्रगुजार ऊपर वाले के कि हमें इतनी बुद्धि दी कि हम उसके साथ आगे बढ़ते चले गए। मैं तो आपसे कह रही हूँ, ये जो आप 22 लाख का भी मुझे हिंदू महिलाएं प्रताड़ित है उसका आंकड़ा देते हैं, आंकड़ा आप कहां से ला रहे हैं? खत्म करना है और उसके बाद एकदम से थैंक यू बोलना है तो मैं चुपचाप बैठा हूं। नहीं सर, मैं अब आप ही को टाइम दे रही हूँ, मैं नहीं बात कर रही हूँ किसी से। असीम वकार चाचा, आप मुझे समझा कर जाएं, ये हिंदू महिलाओं के जिनके आप जिक्र करते हैं वो आंकड़ा आप कहां से लेकर आए हैं? सुनिए मैडम, सुनिए। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था कि समान एजुकेशन प्रणाली, समान एजुकेशन कानून पूरे भारत में लागू कीजिए। आपने उसको घुमा दिया कि आसिम वकार कह रहे हैं कि मुसलमानों को एजुकेशन करवा दीजिए। ये यूसीसी मैंने दलित की बात की, मैंने ब्राह्मण की बात की, मैंने ठाकुर की बात की, मैंने गरीब की बात की। सुनिए, दूसरी बात सुनिए। दूसरे मोड़ नहीं, संजू जी बोलने दीजिए। आज असीम वकार जी को उनका समाज भी सुन रहा है, दर्शक भी। बोले असीम जी, बोले, आप बोले। हाँ, देखिए, मैंने कहा आप शाहबानों के ऊपर तो लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन गुजरात वाली चच्ची पे शिवम त्यागी नहीं बोलेंगे। तो मैं कहाँ तक गलत हूँ? आप शाहबानों बोल रहे हैं, मैं आप एक साहब ने मुझसे कहा था शाहबानों, अगर एक हिंदू थे, कल अगर शाहबानों आपकी बहन होती तो आपके दिल पे क्या बीतता? हमने वही बीतता जब आपकी बहन यशोदा बहन होती। तो
दोनों के दिल पे सेम मैं दो ये असीम वकार जी, मैंने फिर आपसे बोला, जो समाज अपनी बेटियों की लड़ाई नहीं लड़ सकता, आज चलिए मैं आज खुलकर बोलती हूँ, यदि वो भी अपने हक के लिए कानून का सहारा लेना चाहे ना, तो इस देश का प्रधानमंत्री भी उनके साथ खड़ा होगा। अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप किसी के पारिवारिक मसले में कैसे जा सकते हैं, मुझे तो असीम वकार जी कतई ये समझ में नहीं आता। बहुत माफी के साथ अब मुझे इस चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ रहा है। हर चीज को घुमा फिरा कर एक ही बिंदु पर लेकर आ जाना, मैंने 22 लाख हिंदू महिलाओं के साथ कौन सा अत्याचार हो रहा है, कौन सा आंकड़ा आप लेकर आए, एक दफा आप मुझे नहीं बता पाई आंकड़ा कौन सा लेकर आए, जबकि मैं डिबेट की चर्चा की शुरुआत के पहले हिस्से से ये कह रही हूं, पहले सेकंड से कह रही हूं, ये केवल हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, ये इस देश की पूरी महिला आबादी की बात है, और आप फिर इसे हिंदू और मुसलमान के रंग देने में जुटे हुए हैं। बहुत धन्यवाद संजू वर्मा जी, शोएब जमे जी, असीम वकार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।